उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से उत्तराखंड सरकार को 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस की गई प्रदान। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तराखंड में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को होंगे चुनाव। राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने तेज की कवायद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित होने वाली रामकथा महायज्ञ की आयोजकों को दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा, रामकथा से समाज होगा लाभान्वित। और चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिया बड़ा बयान। चार धाम की यात्रा पर भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। चार धाम की यात्रा को किया जाए धीमा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में स्थित कैंप कार्यालय में सीएसआर के तहत डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से उत्तराखंड सरकार को आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस प्रदान की गई। तो वहीं एम्बुलेंस की सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। और कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीईओ राजीव लोनियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा भी रिटायर हो रहे हैं और उनकी भी सीट जो है वो खाली होने वाली है, जिसके लिए उपचुनाव होने हैं। और उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने जो है अब कवायद तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा अब 2 दिन बाद दावेदारों का जो पैनल है वो तैयार करेगी, जिसके लिए आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो बैठक करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और अब प्रदीप टमटा के रिटायर होने के बाद तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। राज्य में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के कारण 10 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। और 17 मई को होने वाली बैठक में नाम तय कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जो है वो पैनल भेज दिया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व भी तय करेगा कि प्रत्याशी यहां से कौन होगा। देखिए, संगठन अपनी तरफ से एक्सरसाइज कसरत कर रहा है और राज्यसभा के लिए उसी कद के लोग भेजे जाते हैं जो परिपक्व हों, जानकार हों, संगठन में भी लंबे समय से काम कर रहे हों, अनुभव हो। तो ऐसे लोगों की सूची बन रही है। होना भले ही एक का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आधा दर्जन नामों की संस्तुति यहाँ से दिल्ली जाएगी और दिल्ली ही नेतृत्व तय करेगा कि कौन उपयुक्त रहेगा भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में 1 महीने तक आयोजित होने वाली रामकथा महायज्ञ की आयोजकों को शुभकामनाएं दी है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि 1 महीने तक चलने वाली इस रामकथा में भगवान राम के जीवन मूल्यों, शिक्षाओं और आदर्शों से हमारा समाज लाभान्वित होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अवधि में रामकथा के साथ पर्यावरण संरक्षण, नदियों, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, वृक्षारोपण और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने से संबंधित जागरूकता का अभियान भी संचालित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी है। और साथ ही सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन परिसर में रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में राम कथा की प्रासंगिकता और अधिक हो गई है। भगवान राम के आदर्शों और उनका आशीष हम सबके जीवन में खुशहाली लाने के साथ ही कथा के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश समाज में निश्चित रूप से जन जागरण का काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, विशेषकर हिमालयी राज्यों की ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो मुख्यमंत्री ने विश्वास भी व्यक्त किया कि परमार्थ निकेतन के माध्यम से हो रहे आयोजन हमारी भावी पीढ़ी को प्रभावित संरक्षण का संदेश देने में
नींव का पत्थर साबित होंगे। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिंद्यानंद मुनि ने मुख्यमंत्री को कर्मठ और कर्मयोगी बताते हुए कहा कि इस परिसर में 1 महीने तक संचालित होने वाली रामकथा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। रामकथा महायज्ञ के रूप में यहाँ पर हो रही है और ये रामकथा वर्तमान समय में इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, इन सभी में इस रामकथा के माध्यम से सबको एक जन जागरण का अभियान भी चलेगा, सबको एक संदेश भी जाएगा और सब लोग प्रेरित होंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, हमारे पर्वतों को बचाने के लिए, यहाँ के नदी नाले, यहाँ के स्रोत, उन सभी का संरक्षण हो और हम जो हिमालय के राज्य हैं, हमारे हिमालय के राज्य से सभी को रामकथा के माध्यम से सभी को प्रकृति संरक्षण का एक संदेश जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, सबके लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक और बड़ा बयान सामने आया। राज्य सरकार तमाम तैयारियों और चारधाम यात्रा को व्यक्तिगत ढंग से चलाने की बात वो कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चारधाम की यात्रा पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में चारधाम की यात्रा को जो है धीमा किया जाएगा। हालांकि पिछले 2 साल बाद सही ढंग से शुरू हुई चारधाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जहां एक और राज्य सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं और बड़े पैमाने पर चार धाम यात्रा को चलाने की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार चार धाम यात्रा की गति को धीमा करेगी। महाराष्ट्र के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि चार धाम में पर्याप्त व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भू कानून की मांग को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक कई धरना प्रदर्शन देखने को मिले। राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने दृष्टि पत्र में भू कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया और एक बार फिर से प्रदेश की कमान जो थी वो बीजेपी के हाथ में सौंपी। लेकिन भू कानून का वादा जो है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अब देवभूमि के स्थानीय निवासियों की जमीन जायदाद जो है वो खतरे में बताई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भू कानून का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ था, जिससे अब तक देवभूमि के स्थानीय निवासियों की जमीन जायदाद खतरे में है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नजारा ग्रामीण देहात या पहाड़ का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है, जहां विधानसभा से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरावाला स्थित दिल्ली फॉर्म में भू माफियाओं का गुंडा राज जारी है, जिस वजह से स्थानीय लोग अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भू कानून की मांग हमने सड़कों पर देखी है। जगह जगह पर प्रदर्शन कर लोगों ने भू कानून की मांग करी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवभूमि में अब हिंदुओं की जमीन जायदाद जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर में मौजूद है, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी पुरोहित नहीं। आस पड़ोस से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि दहशत के कारण पंडित भी मंदिरों से जो है वो पलायन यहाँ से कर चुके हैं। अब स्थानीय लोग हैं, अगर सुरक्षा यहाँ पर बरकरार नहीं रही तो ये लोग भी जल्दी अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार इनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस कारण अब घर छोड़ने को भी मजबूर हिंदू समाज लगातार होते हुए दिख रहा है। तो वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी प्रवीण शर्मा ने कहा कि हमारे गांव में भू माफियाओं का गुंडा राज जारी है, सभी लोग दहशत में हैं। कई बार पुरोहितों और पंडितों को भी डरा धमका कर भगा दिया गया। सभी गुंडे मंदिरों में जबरदस्ती ही शराब और मांस का खान पान करते हैं। सभी पुरोहितों में डर का माहौल बना है। जगह जगह भू माफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। नाम प्रवीण कुमार शर्मा है। मंदिर में ताला लगने का कारण ये है कि यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है।
यहाँ पर इतना बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पर भूमाफिया वालों ने गुंडा राज में फैला रखा है। लोगों की ज़मीनों पे, लोगों के घरों पे कब्जा करना और पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैलाना, यहाँ पुरोहितों को डरा के धमका के भगाना, यहाँ भक्तों को डरा धमका के भगाना, मंदिर को तोड़ने की पूरी राजनीति करना, मंदिर में दबंगों का आना जाना, मंदिर में शराब मदिरा का सेवन करना, मंदिर में रात को 12-12 बजे तक गलत काम करना, इन सब की वजह से पूरा इलाका परेशान है। हमें मंदिर का ताला लगाना पड़ रहा है। ये समस्या तो केवल हम तक ही है, बाकी और लोगों की समस्या, पूरे इलाके की समस्या है। ये भूमि माफिया ने यहाँ कब्जा कर रखा है। कई लोगों की यहाँ ज़मीनें कब्जा रखी हैं। कई लोगों के यहाँ मकानों पर धमकी देते हैं कि ये यहाँ नहीं है, ये वहाँ है। उन्होंने उनके मकान कब्जाने की धमकियाँ दे रखी हैं और इस बात का साफ साफ सबूत यहाँ आके शासन प्रशासन ने खुद देखा है यहाँ आके कि यहाँ इतने लोगों के प्लाट कब्जा रखे हैं जो बेचारे गरीब व्यक्ति हैं या जो बेचारे सीधे किस्म के इंसान हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, जो नहीं लड़ सकते, उनके मकानों पे, उनकी ज़मीनों पे यहाँ कब्जा मार रखा है भूमि माफिया वालों ने। ये नगीना बिजनौर की साइड के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने कागज वगैरह कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर कुछ बना भी रखा हुआ है एक आध कागज तो फर्जी बना रखा है। वो लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है। हम लोगों को यहाँ 7 साल हो गए, लेकिन वो लोगों का ये 4-5 साल से वो यहाँ आया और 4-5 साल से आके उन्होंने यहाँ के पुराने रहने वालों को दबाना चालू कर दिया है। यहाँ कोई बच्चा बाहर बैठ नहीं सकता, यहाँ कोई महिला बाहर बैठ नहीं सकती, इतना बुरा हाल कर रखा है। मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं शिवम शर्मा की मम्मी हूँ। हम 6 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। 6 सालों से मैं यहाँ पे सह रही हूँ। हमेशा ये कहा जाता था कि हमने मकान बनाया। मैंने कहा भैया तुमने मकान बनाया, तुमने पैसे नहीं लिए क्या? हमेशा कभी मेरा बेटा बाइक निकाले, कभी भैंस। और उसने 24 घंटे पहले मेरे बेटे को धमकी दी थी कि तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं रहेगा और ना इसकी गाड़ी रहेगी। उसके बाद भी मैं इनसे हाथ जोड़ रही हूँ सामने वालों से कि भैया हाथ जोड़ती हूँ तो मेरे बेटे से मत लड़ो। मेरे पास प्रूफ है इस बात का कि तुम मेरे बेटे से क्यों लड़ते हो। हम लोग 1 साल रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने छेड़छाड़, बदतमीजी, यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले में कोई भी मंदिर में जल चढ़ाने नहीं आ सकता, पूजा करने नहीं आ सकता। जो भी आता था उसको ही भगा देता था। कोई पुजारी आता था उसको भगा देता था कि अगर पुजारी हम रखते हैं उसको 2 पैसे बनेंगे तभी तो वो रहेगा। कोई भी अगर सेवा भक्त आता है तो उसको भगा देता था कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है और उनकी 3 बेटियां हैं। ये करता है, अड़ोसी पड़ोसी सब पे केस चल रहे हैं। ये करता है कि जैसे कोई जेंट्स बोला या मेरा बेटा बोला, मेरा बेटा बोला, ये कोई भी बोला तो ये अपनी बेटियों को आगे करके, एक बेटी तो कहती थी मुझे बदतमीजी करती थी, दूसरी उसकी वीडियो बनाती थी। उसके बाद ये लोग पॉस्को FIR ऐसे केस लगाते हैं। ये केस लग चुके हैं। मेरा बेटा ऊपर चला तो, और जब मेरे बेटे के साथ मेरी बेटी सेफ नहीं थी, जब मेरे बेटे के साथ मेरी लड़की सेफ नहीं थी, आज तो मेरे पास बेटा खोने को भी नहीं बचा है। तो मैं ऐसे मकान को और मंदिर को देखो मैं क्या करूंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे को तो जो मेरा खो चुका, ठीक है। मेरी बेटी को लेके मुझे ऐसे जगह पे कहाँ रहना जहाँ मेरी बेटी सेफ नहीं है। मेरा नाम शिवानी शर्मा है और ये मेरा भाई है, इसका नाम शिवम शर्मा है। हम लोग ग्राफिक एरा से लॉ कर रहे थे। फाइनल ईयर में था हमारा, आखिरी साल था हमारा। हम इस साल एडवोकेट की तैयारी बनने वाले थे और हमें जुडिशरी में जाना था। और मेरे भाई को यहाँ धमकी दी गई थी कि तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे, 24 घंटे के अंदर तेरे को यहाँ से गायब कर देंगे। और ये बात सच हुई है। इन लोगों ने, ये जो गुंडा लोग हैं, जैसे आप लोग सब देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, इन लोगों ने धमकी दी थी और मेरा भाई मेरे को 24 घंटे के अंदर छोड़ कर चला गया। यहाँ पे बहुत कब्जे हो रहे हैं। हम लोग मजबूर आके हमने यहाँ पे पोस्टर लगाए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे पापा के बहुत थक गए हैं चक्कर लगा के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस कुछ नहीं सुन रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द यहाँ हटाए ताकि मैं अपनी लॉ की पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर सकूँ। मेरा लास्ट ईयर है और मैं मजबूर हूँ, मैं छोड़ दी मैंने पढ़ाई अपनी। मैं अपने भाई के साथ सेफ नहीं थी तो मैं अकेले कैसे सेफ हो जाऊँगी, आप भी सोचिए। यहाँ काफ़ी टाइम से, पिछले 6 महीने से इन लोग, 6 साल से हमें बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं। मंदिर आने जाने नहीं देते। यहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोग बिजनौर के रहने वाले हैं। तो वहीं उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ मंदिर हटाने की साजिश बिजनौर, नगीना, लखीमपुर से आए लोगों की तरफ से की जा रही है, तो वहीं मंदिर के पंडित के अनुसार इन घरों में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां लगातार जारी रहती है। लोगों को उकसाया जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए ताकि इनकी जाति और मजबूत हो सके। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन पर काफी समय से कानून भी बना हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड से सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हनुमानगढ़ी से आगे बलदोड़ा में चट्टान से पत्थर गिरने और लामबगड़ नाले में पानी बढ़ने के कारण यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। इसी कड़ी में जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना ने कहा कि बीते देर रात तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हनुमान चट्टी के में से आगे
बलदोड़ा में चट्टान से पत्थर गिरने और लामबगड़ नाले में पानी बढ़ने के कारण यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को पीपलकोटी, चमोटी, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और गौचर गोविंद घाट में रोक लिया गया, जिनके बाद खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो थी वो सुनिश्चित की गई। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली। आपको बताएं कि धारचूला में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, तो वहीं बारिश होने से धारचूला में 2 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। क्षेत्र के घटखोला नाले में बाढ़ सुरक्षा के कार्य में लगी मशीनों के बहने से ठेकेदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और साथ ही बारिश ने बाजार में भी अफरा तफरी मचा दी है। तो वहीं एक तरफ जहां भारी बारिश ने तबाही मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका की तैयारियों की पोल भी खुलती नजर आई। तो वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार से आपदा की तैयारी के संबंध में जानकारी ली गई। तो वहीं कांग्रेस नेता नंदा बिष्ट ने नगर पालिका को पूरा इसका जिम्मेदार बताया। तो वहीं बार बार सड़क के मलबे को हटाने की बात पर लापरवाही का नतीजा आज देखने को मिला है। दूसरी तरफ नारायण सिंह बिष्ट ने अपना काफी नुकसान होना भी बताया। तो वहीं प्रशासन हर साल तैयारी में तो जोर देता ही है, पर आपदा फिर भी अब बढ़ती ही जा रही है। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में देर शाम आंधी तूफान आया। तो वहीं इस आंधी तूफान से विद्युत और पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं इस आंधी तूफान से रास्ते पर एक पेड़ भी गिर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं प्रशासन ने पेड़ को काटकर वाहनों के आने जाने के लिए मार्ग खोल दिए हैं, जिसके बाद लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। तो वहीं इस आंधी तूफान से पूरी बिजली व्यवस्था जो थी वो चौपट हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर वन प्रभाग की कालाढूंगी रेंज स्थित कॉर्बेट फॉल में 2 छात्रों की जो है डूबने से मौत हो गई। आपको बताया जा रहा है कि दोनों छात्र उत्तराखंड घूमने आए थे और साथ ही नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं फॉल में दोनों छात्रों के डूबने की खबर मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी कालाढूंगी अमित ग्वासाकोटी अपने तमाम वन कर्मी और पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। तो वहीं स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से डूबे हुए छात्रों की काफ़ी खोजबीन की गई, जिसमें दोनों के शव को जो है बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अब अस्पताल भेज दिया है। हम लोग नैनीताल से आ रखे हैं। नैनीताल कंट्रोल रूम से हमें सूचना दी गई कि कालाढूंगी ये टाइगर फॉल के पास 2 बच्चे डूब गए हैं। इस सूचना पर हम तत्काल यहाँ घटनास्थल को रवाना हुए। कल हमने रेस्क्यू किया, लेकिन अंधेरा हो गया था, इस वजह से रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया। आज प्रातःकालीन सुबह 6 बजे हम रेस्क्यू कार्य में लगे और अभी हमें अभिजीत सन ऑफ किशोर अधिकारी 22 वर्ष हमने उसकी बॉडी रिकवर कर ली। ये कॉर्बेट फॉल में सूचना प्राप्त हुई थी कल 3 बजे करीब कि 2 छात्र डूबे हुए हैं। तो उसके लिए सर्च अभियान चलाया गया। एसडीआरएफ द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक छात्र का शव कल बरामद कर लिया गया था और एक छात्र का शव आज बरामद किया गया। दोनों ही ड्रोन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी दिनेशपुर के पढ़ने वाले हैं। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी मौसम ने करवट बदल ली। आपको बताएं कि देर रात ऋषिकेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आपको बताएं कि दिन भर गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम का मिजाज जो था वो बदलता हुआ दिखा। देखते ही देखते बारिश की बौछार भी होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जो है वो ऋषिकेश के लोगों को भी मिल पाई है। वहीं रुड़की भगवानपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल भगवानपुर पुलिस ने वाहन चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही चोरों की हुई 8 बाइकों भी पुलिस ने बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात सिंह डोभाल ने बताया कि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर सीओ मंगलौर पंकज गैरोला और भगवानपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में
टीम का जो है वो गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप एक बाइक को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसके बाद बाइक सवार से बाइक के लाइसेंस मांगे गए, जो कि युवक दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अब तक उसने कुल 8 बाइक जो है अलग अलग जगह से चोरी की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को अब जेल भेज दिया है और फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। इसमें जो वाहन चोरी में जो लोग शामिल थे उसमें तो ये 3 ही थे, बाकी वाहनों को और कहाँ लाके आगे जो किसे बेच रहे थे या आगे इनका जो भी वेयर हाउस है उसके हम लोग पता लगा रहे हैं और उसमें जो भी अन्य लोग शामिल हैं उनको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। थाने में ही एक जो मोबाइल जो छीनने वाला एक गैंग है उसमें कुछ लगातार ये घटनाएँ हुई थी। अभी 2 दिन पहले एक घटना में एक मोबाइल फ़ोन छीना गया था जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। इसमें कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनसे 2 घटनाओं का नामकरण भी हुआ है और अन्य जो घटनाएं हैं उनकी भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनी की रेती थाना क्षेत्र में 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की समस्या जो है वो बनी हुई है और साथ ही बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश होने के कारण पर्यटकों से भी मुनी की रेती क्षेत्र में यातायात पर दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलौनी ने अपनी यातायात टीम के साथ सड़क पर खुद मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चलने में जो है लोगों को काफी राहत महसूस हुई। आपको बताएं कि 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने जनपद टिहरी के पुलिस एसएसपी को जाम की समस्या के समाधान के निर्देश दिए, जिसके बाद टिहरी एसएसपी ने सीओ सदर सुरेंद्र बलूनी को मुनी की रेती क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने की कमान दी है। और आपको बताएं कि सोमवार को सीओ सदर ने ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए पर्वतीय क्षेत्र में आने जाने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी और तपोवन तिराहे से डाइवर्ट कर निकाल दिया और साथ ही जाम लगने वाले पॉइंट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े न होने के आदेश दिए, जिससे मुनी की रेती क्षेत्र में ट्रैफिक भले ही धीरे चला, लेकिन जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। देख रहे हैं कि जब से कपाट खुले हैं यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यातायात रुके नहीं, बस चलता रहे। तो वहीं हल्द्वानी में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीने अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा मामले दर्ज कर लिए और उनमें 23 लाख से अधिक जुर्माना जो है वो वसूल कर लिया गया। तो वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से सभी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि हल्द्वानी तराई पूर्व गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती नजर आ रही है। वन विभाग की टीम ने पिछले 5 महीनों में 75 मामले से ज्यादा दर्ज किए, जिनमें 12 वाहन राज्य संपत्ति जो है वो घोषित किए गए हैं और साथ ही वन विभाग ने 23 लाख से अधिक का जुर्माना भी अब तक वसूल लिया है। क्योंकि गौला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन विभाग जो खनन करता है उसका हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है, वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है, जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुनाव होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इसका हो रहा है। गौला रेंज के अंतर्गत 3 पाजियों में लगातार गश्त होती है, 8 घंटे की 3 पाजियों में लगातार गश्त होती है। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में देर रात आंधी तूफान आया। तो वहीं इस आंधी तूफान को जो है कुछ जगह पर क्षति भी हुई। आपको बताएं कि सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया,
तेज तूफान के चलते नगर में कई यूनिपॉल भी धाराशाही हो गए, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इसके चपेट में नहीं आया। तो वहीं बिंदु खदता और बरेली रोड क्षेत्र में कई पेड़ों के गिर जाने के चलते भारी नुकसान भी पहुंचा है और साथ ही बिजली के तारों और पोलों के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से बाधित हो गई, जिसके चलते नगर में पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो सकी है। कुल मिलाकर भारी आंधी तूफान के चलते क्षेत्रवासियों का जनजीवन पूरी तरह से अब अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि ने भी क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं चारधाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं चारधाम को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की अहम भूमिका नजर आ रही है। प्रत्येक दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से जो है 25 से 30 बचे सवारियों को लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर रवाना हो रही है। जिन यात्रियों को रोटेशन की बसों के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं वो अपनी यात्रा करने के लिए रोडवेज बसों का रुख कर रहे हैं। आपको बताएं कि परिवहन निगम की बस सेवा ऋषिकेश से बद्रीनाथ 8 घंटे और केदारनाथ का सफर 11 घंटे में तय कर रही है। तो वहीं रोडवेज बसों को चलने से तीर्थयात्रियों को चारधाम की यात्रा में काफी सुविधा मिलती है। सर अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश आए हुए हैं और इसके हम मेन काउंटर पे पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया है। अब यहाँ से बुकनी चारधाम की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब यहाँ रोडवेज के वहाँ पता करो ऐसे उन्होंने बोला है। तो यहाँ से मालूम पड़ा हमें तो यहाँ जा रहा है अभी। इनने बोला 1 बजे टिकट बुक होगा केदारनाथ बद्रीनाथ का, तो 2 धाम के लिए जा रहा है हमें। चारधाम यात्रा के लिए जो परिवहन निगम ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जितने यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए सभी के लिए गाड़ी अवेलेबल करा दी जाती है। और इस समय तो जैसे केदारनाथ का यात्री काफ़ी निकल रहा है तो केदारनाथ का किराया 400 रुपये है जो हम सोनप्रयाग तक भेजते हैं। तो तब बद्रीनाथ भी हम गाड़ी भेज रहे हैं। बद्रीनाथ की जितनी सवारी होती है सब बुक कर लेते हैं फिर भेज देते हैं। उसका किराया 555 रुपये है। हमारी गाड़ी कम से कम 25-30 का एवरेज है डेली का। 25-30 किलो बसें जाती हैं, इतनी ही वापस लौट करके आती हैं। तो रोटेशन में करीब 50-60 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। रुझान तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यात्रियों का। रोडवेज का भी फ़ायदा होगा तो ठीक ही है। नहीं, हरिद्वार से भी गाड़ियाँ जाती हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ और गंगोत्री चल रही हैं। तो वहीं रामनगर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएं कि पुलिस ने बीते दिनों हुए अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोरी कर फरार हो गए थे, जिसका पुलिस ने अब खुलासा किया है। आपको बताएं कि बीते दिन एक घर में अज्ञातों ने जो चोर थे उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर चोरों को पकड़ने के लिए जांच के आदेश दे दिए। और वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। दिनांक 6/5 को जान नबी के घर चोरी हो गई थी। इस चोरी के संबंध में हमारे द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग पंजीकृत करने के दौरान पतारसी सुरागरसी के दौरान इस चोरी में 2 व्यक्ति को मंजूर शाह और रिंकू को गिरफ्तार किया गया, जिनसे इस चोरी के से संबंधित जेवरात, घड़ी आदि बरामद की गई। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा पोस्ट ऑफिस में की गई चोरियों का भी इकबाल किया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।